प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर जो बहुत समय से विवाद का विषय बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमारा अति चैनल के मालिक डॉक्टर गीतेश से उनके पुराने मित्र केपी शर्मा ने पूछा कि आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं, तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। केपी शर्मा ने डॉक्टर गीतेश को एक वीडियो दिखाया और पूछा कि इस वीडियो में जो कहा गया है उसमें कितनी सच्चाई है। पहले आप लोग वीडियो देखो। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इस वीडियो में आजाद समाज पार्टी के मुखिया एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूँ मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, केपी शर्मा का मुख्य प्रश्न ये था कि क्या चंद्रशेखर अशोक के वंशज हैं। इस पर डॉक्टर गीतेश ने केपी शर्मा को बहुत विस्तृत रूप से समझाया और चंद्रशेखर जिस जाति से आते हैं उस जाति का भी इतिहास बताया। वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग भी सच्चाई जान सको। इस वीडियो के अंदर मैं कई जातियों का इतिहास बताने वाला हूं, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है वो किताब जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला। इस किताब का नाम है भारत की आदिवासी नाग सभ्यता और ये किताब है डॉक्टर नवल वियोगी की। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से उसे आप मंगवा सकते हो। चैनल के टेलीग्राम पर भी इसकी लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से भी आप इसे मंगवा सकते हो। अब यहाँ से आपको एक जानकारी मैं देने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंध्र सातवाहनों की मूल उत्पत्ति शालिवाहन अथवा सातवाहन राजकुमार पश्चिमोत्तर भारत अथवा पंजाब से आया। ये लोग वहां अपने संबंधी तक्षक अथवा बहिका के साथ रहते थे। ये तक्षक और बहिका ये भी टक परिवार के ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। केपी जायसवाल ऐसा मानते हैं कि ये लोग अफगानिस्तान के रहने वाले थे, क्योंकि अफगानिस्तान में एक जनजाति थी जिसका नाम था अंधक। शायद आंध्रों की उत्पत्ति उसी से हुई है, लेकिन अंधक लोगों से इनके रीति रिवाज मैच नहीं होते हैं। तो इसीलिए केपी जायसवाल जो यहाँ पे कह रहे हैं ये मत स्वीकार करने योग्य नहीं है। आंध्र सातवाहन जो थे वो पंजाब के लोग थे। तक्षशिला के आसपास उनका राज्य था। आगे यहाँ पर लिखा है, अशोक और सातवाहनों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र में अशोक के काल में गणतंत्र था और इस संघ गण के 2 मुख्य संगठक गण महार, रट्ट और भोज थे। यादव गण 18 कुलों का था। ये 18 कुल यहाँ पर वृष्टि लिखा हुआ है, जबकि सही शब्द है वृष्णि। कुक्कुर, अंधक तथा भोज 4 जातियों से संगठित थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में नागों के अनेक कुल महार, रट्ट और भोज 2 जातियों में संगठित हुए थे। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इन 2 जातियों का गण महार गण पुकारा जाता था। और यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अशोक के राज्य काल में ही महार देश वाचक संज्ञा इस प्रदेश को मिली थी। आगे लिखा है, सातवाहन युग में उनके अभिलेखों से हमें इन जाति घटकों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उनके अभिलेखों में इनके प्रमाण हैं। इससे उपलब्ध महारठी और महाभोज नामों के वर्णन स्पष्ट तौर से बतलाते हैं कि वह महार और भोज जाति के प्रमुखों की उपाधियां हैं। सातवाहनों में राजा उपाधि धारण करने पर भी उनके शासन का स्वरूप गण राज्यात्मक था। सातवाहन राजकुल में विवाहित होने वाले महाभोजी कन्या को महारठिनी उपाधि लगाई जाती थी। बिरसा के चैत्य ग्रह में पानी की टंकी के ऊपर ये दान लेख लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, यह धम्मदान महारठिनी महादेवी सामदिनिका का है। यह सहभोज की कन्या और अपदेवनाग की पत्नी है। आगे लिखा है, इस लेख में सामदिनिका महाभोजी की कन्या है। उसे महारठिनी कुल
कुल प्रमुख की उपाधि लगाई गई है तथा महादेवी का विशेषण भी लगाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। महादेवी विशेषण राजकुल की महिलाओं यानी राजमहिषियों को लगाया जाता है। अतः अपदेवनाग सातवाहन राजकुल का कोई व्यक्ति होगा और क्योंकि उसकी पत्नी राजमहिषी महादेवी सामदनिका को उसके कुल प्रमुख की उपाधि महारठिनी लगाई गई है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि अपदेवनाग स्वयं महारठी था, यानी सातवाहन राजा स्वयं ही महाराजा थे। उदाहरण के तौर पर एक दूसरा जो लेख है वो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वाला। महाराजा की तथा महाभोजी की महारठिनी कन्या नागमूलनिका, जो खंडनाग सातकश्री की, जिसे आजकल इतिहास में शिव स्कंदनाग सातश्री लिखा जाता है, माता और महाभोज अहिजा वैनसेन की भाग्नी, उसने भिक्षु संघ को गुफा का दान दिया। ये लिखा हुआ है। ये दान लेख है सातवाहनों के, आज भी उपलब्ध हैं। आगे लिखा है इस लेख में महाराज, यह स्पष्टतया सातवाहन राजा का संबोधन है। नागमूलनिका उस महाराज की पत्नी और महाभोजी की कन्या है, किंतु उसे महारठिनी की उपाधि लगाई गई है। नागमूलनिका खंडनाग सातकश्री की माता होने से उसका सातवाहन कुल से संबंध प्रस्थापित होता है और उसे महारठिनी भी कहा जाता है। यहाँ से जो महाराष्ट्र में महार हैं, उनका सीधा संबंध सातवाहन राजाओं से दिखाई देता है। अभिलेखों में प्रमाण है इस बात की। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है, पुरातत्वीय प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मौर्य पूर्व काल से सातवाहन काल तक एक ही संस्कृति के लोग थे। यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। जो मौर्य थे वही बाद में सातवाहनों के रूप में राज्य करने लगे थे। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाले हिस्से में सातवाहन मूल रूप से कोई और नहीं है बल्कि मौर्यों के ही वंशज हैं और इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। आगे लिखा है, इसके मध्य अन्य किसी संस्कृति के आक्रमण या अस्तित्व का कोई उत्खनित प्रमाण उपलब्ध न होने से नाग भूमि की नाग संस्कृति के लोगों के साथ मौर्य सातवाहन काल के लोगों का सांस्कृतिक और वांशिक संबंध प्रस्थापित होता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जो सातवाहन हैं वो मौर्यों के स्पष्ट रूप से वंशज हैं। सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में आज भी इसको देखा जा सकता है। आजकल कई सातवाहन राजाओं के अभिलेखों को इतिहासकारों ने परिवर्तित किया है, अपने अनुसार लिखा है। मैं उन पर भी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े अभिलेख हैं। वहां पे आपको एक एक शब्द को अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी वो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सातवाहन मौर्यों के वंशज थे और सातवाहन राजाओं के द्वारा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक गण स्थापित किया गया था जिसका नाम था महार गण, और उसमें दो जाति के लोग थे, महार लोग और भोज लोग। उनमें आपस में संबंध भी होते थे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि दोनों ही सातवाहन राजाओं से संबंधित थे, उनके वंशज थे, इसीलिए उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उस समय नहीं था। आगे बात करते हैं। महार और राष्ट्र शब्द को मिलाकर महाराष्ट्र बना है। आज जो महाराष्ट्र है वो महारों के आधार पर ही उसे महाराष्ट्र कहा जाता है। सौर और राष्ट्र शब्द को मिलाकर सौराष्ट्र बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पष्ट है वाकाटक मूल रूप से टकावंशी थे। यहाँ पर आप लोगों ने सातवाहनों के बारे में समझा। सातवाहन लोग कौन थे? ये टक लोग थे। महारों का स्पष्ट रूप से और भोजों का स्पष्ट रूप से सातवाहनों से संबंध है, ये उन्हीं के वंशज हैं दोनों, और ये नागवंशी भी हैं। वाकाटक जो लोग हैं वो भी टक परिवार का हिस्सा हैं, और वाकाटकों की जो राजधानी थी वो नागपुर में थी। और नागपुर के बारे में आप लोग अच्छे से गूगल पे जाके सर्च कर लें या यूट्यूब पे वीडियो देख लें जाके। नागपुर आज भी किस जाति के लिए प्रसिद्ध है उसे आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, वाकाटकों के बालाघाट के ताम्रपत्र में सद्रसेन प्रथम को महाराजा भारसेव पुकारा गया है, जो कि मूल रूप से टका वंश के थे। जो भारसेव हैं टक परिवार का हिस्सा हैं और टक नागवंशी भी हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको वाकाटक राज परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वाकाटक राज परिवार ने 250 ईस्वी से 510 ईस्वी के मध्य में राज किया था। उनकी राजधानियां पुरिका तथा नंदीवर्धन में थीं। इस राज परिवार का संस्थापक इसको माना जाता है, बिंद शक्ति को माना जाता है। प्रवरसेन प्रथम, जिनका शासनकाल था 270 से 330 ईस्वी के मध्य में, वाकाटक परिवार का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा प्रवरसेन को ही माना जाता है। इसके बाद रुद्रसेन प्रथम 330 से 350 ईस्वी के मध्य में राजा हुए थे। प्रवरसेन प्रथम का पोता तथा भावनाग यानी भारसेव का दोहित्रा था। इसी कारण वह प्रवरसेन प्रथम के साथ साथ भावनाग की गद्दी का भी उत्तराधिकारी बन गया। यह उन परिवारों में मात्र सत्तात्मक उत्तराधिकार को प्रमाणित करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रुद्रसेन द्वितीय, जिनका समय था 400 से 405 ईस्वी, की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी राजकुमारी प्रभावती से हुई थी, जो गुप्त वंश की राजकुमारी थी। इतिहास में इनकी खूब चर्चा होती है। इनका विवाह किससे हुआ था? वाकाटक राजाओं से हुआ था। और वाकाटक राजाओं की जो राजधानियां थीं पुरिका और नंदीवर्धन में थी। ये कहाँ पे हैं? नागपुर में। नागपुर सब लोग जानते हैं कि किस जाति का गण माना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब अपना धर्म परिवर्तन किया था वो नागपुर में ही किया था, क्योंकि वो उनका गण है। वाकाटकों का सीधा संबंध महारों से है, भोजों से है। कुछ इतिहासकारों ने इनको ब्राह्मण लिखा है। अगर वाकाटक लोग ब्राह्मण थे तो आज के जो ब्राह्मण हैं इनको अपना पूर्वज क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं कि ये हमारे पूर्वज नहीं हैं। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने जानबूझकर इस गलत तथ्य को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर लिखा है, इससे पूर्व वाकाटक गुप्त राजवंश की तरह बौद्ध थे, जिनका उल्लेख अमरावती के दान पत्र में हुआ है। क्योंकि नागवंशी होने के कारण उनमें राज ऋषि प्रथा की परंपरा थी। ये राज ऋषि परंपरा क्या है, इसके बारे में भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अतः अधिक सम्मानीय होने के कारण ब्राह्मण प्रतिरूपित किया गया है, जिसमें वेलारी ब्राह्मणों का पूरा हाथ था। यहाँ पर इनको ब्राह्मण क्यों कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों का जब आप अध्ययन करोगे तो वहां पे बमण शब्द आपको मिलेगा। अनुवादकार जानबूझकर बमण को ब्राह्मण लिखते हैं। बौद्ध धर्म में वमण वर्ण नहीं है, जाति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण एक वर्ण है। बौद्ध धर्म में बमण विद्वान व्यक्ति को कहा जाता था। कभी कभी ये शब्द बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए नागवंशियों की जो राज ऋषि प्रथा है इसके बारे में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, तभी आपको भारत का जो मूल इतिहास है वो समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। लिखा है, राजपूताना के चारण कवि चंद्रबरदाई और मुसलमान इतिहासकारों ने उनके राजवंश का वर्णन किया है। किनके राजवंश का? टक राजवंश का। महाभारत में टाकों का वंश करपटी बतलाया है और उनमें पंजाब राजपूताना प्रदेश के मालवों के साथ 5 करपटियों को भी शामिल किया है। ये सब प्रजातांत्रिक समाज के लोग थे। ऐसा लगता है कि ये नागवंशी लोग अपने निकटतम पड़ोसी मालवों के संबंधी थे, क्योंकि मालव लोग करकोट नाग की पूजा करते थे। इस तथ्य को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि जो मालव लोग थे वो करकोट नाग की पूजा करते थे। अतः टक भी उक्त नाग देवता के पूजक थे, यानी जो टक लोग थे वो भी इस देवता की पूजा करते थे। किसकी? करकोट नाग की। ये बाद में पंजाब से राजपूताना के पूर्वी भाग में जा बसे। इससे स्पष्ट है कि टक्का लोग गणराज तंत्र के लोग थे। उनके अन्य 2 परिवार थे, मालव व मद्र। उनका वंश करपटी था तथा वे आंध्र जनजाति के लोग थे। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मालव और मद्र इनका संबंध भी टकराज परिवार से ही है और ये सब नाग देवता के पूजक थे। यहाँ से इस बात को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। चाहे राजपूताना हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, आज का जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है और दक्षिण का जो भारत है, सभी जगह पर नागों की पूजा का प्रचलन था और इन सभी जगहों पर टक लोगों का किसी न किसी समय में शासन रहा है। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा
चर्चा करूंगा जिससे आपको और भी बातें समझ में आएंगी। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त पाली अभिलेखों से पता लगता है कि जो जाति तस्ता, तक्षक या टाक पुकारी जाती है का संबंध मोरी, मौर्य, परमार जनजातियों और उनके उत्तराधिकारियों से था। मैं आपको बता चुका हूं कि ये टक लोग मौर्य लोग ही हैं। सातवाहन मौर्यों के वंशज हैं। वाकाटकों से उनके संबंध हैं, गुप्त राजाओं से उनके संबंध हैं, पंजाब के राजाओं से उनके संबंध हैं, राजपूताना के राजाओं से उनके संबंध हैं। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो टक हैं उनका संबंध किससे है? मौर्यों से है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कश्मीर के करकोटा नाग के बारे में। कश्मीर घाटी में 4 नाग राज परिवारों ने राज किया है, लोहारा, गोनंदा, करकोटा तथा नागपाल। इसमें से करकोटा राजवंश, जिसका जो समय माना जाता है वो 625 से 855 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भविष्य पुराण के अनुसार इस राज परिवार का संबंध तक्षकों के साथ था, यानी टक राज परिवार के साथ था। मौर्यों के साथ था इनका संबंध। इस राजवंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन को माना जाता है। ललितादित्य इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था, जो अपने विजय अभियान को न केवल दक्षिण भारत तक ले गया बल्कि मध्य एशिया तक अपनी विजय का डंका बजाया था। मात्र यही एक भारतीय राजा था जिसने भारत से बाहर जाकर विजय का झंडा फहराया और देश के सम्मान को 4 चांद लगाए थे। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा कि ललितादित्य ने कहां कहां पर जाके विजय प्राप्त की थी। कारकोट वंश के बारे में इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे आपको थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में पहले से होगी। कुछ जानकारी मैं आपको और देता हूं। जब महान चीनी यात्री हुएनसांग 630 से 644 ईस्वी के मध्य भारत आया तो वह टका लोगों की राजधानी टका शहर भी गया, जो कि लाहौर के पश्चिमोत्तर में सियालकोट के पास अपागा नदी के किनारे स्थित थी। यह जालंधर राज्य के उत्तर पश्चिम में थी। इतिहासकार तथा राजपूतों के भाटों ने टाक क्षत्रियों को राजपूतों के 36 राजवंशों में शामिल किया है। यहाँ पर मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टकों का राज परिवार है जो कि नागवंशीय है और वो बहुत विस्तृत है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कारकोट वंश के बारे में थोड़ी सी आपको मैंने जानकारी दी, और कारकोट वंश के ही उत्तराधिकारी थे उत्पल वंश के राजा। इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल को गिना जाता है और उसी अबुल फजल ने आइन ए अकबरी की रचना की थी। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन को चमार बताया है। यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ, मैंने चमार शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि SC/ST एक्ट के अनुसार ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शैक्षणिक दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उम्मीद है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में राजा अवंती वर्मन को चमार बताया है और ये रहा उसका प्रूफ। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप पढ़ सकते हो। आइन ए अकबरी का ये अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें भी लिखा है अवंती वर्मा। वर्मा, वर्मन सरनेम ये टक राज परिवार के लोग ही करते हैं। आजकल OBC और SC कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जातियों में इनके वंशज मौजूद हैं और ये है राजा अवंती वर्मन। एक तथ्य मैं आपको और बता देता हूँ, अवंती वर्मन का जो मूल रूप से संबंध था वो कारकोट वंश से था, लेकिन उसने नए एक राजवंश की स्थापना की थी अपने पिता उत्पल के नाम पे। अवंती वर्मन का जो शासनकाल माना जाता है 855 से 883 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पे सुना रहा हूँ। 840 ईस्वी में क्या हुआ कि कारकोट वंश का जो आखिरी राजा था जयपीड की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर उनके चाचाओं पदम, उत्पल, सम्मा और कल्याण में भयंकर युद्ध होने लगा। गृह युद्ध छिड़ गया था। तो उत्पल का ही पुत्र था ये अवंती वर्मा और इसी अवंती वर्मा को अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में चमार लिखा है, जाति से चमार। लेकिन ये मूल रूप से कौन थे? ये टक राज परिवार के लोग थे और टक राज परिवार के ही लोग कई वंशों में विभाजित थे
और उन राजवंशों के वंशज आज कई जातियों में विभाजित हैं। उत्पल वंश में अवंती वर्मा के बाद उनके बेटे शंकर वर्मन हुए और शंकर वर्मन के शासन काल में बड़ी अराजकता फैल गई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी रानी सुगंधा कश्मीर के राज सिंहासन पर बैठी थी। उसने कुछ सिक्के भी जारी किए और उन सिक्कों में शारदा लिपि में अपना जो नाम लिखवाया था वो श्री सुगंध देव लिखवाया था और संभवतः शारदा देवी इनकी कुल देवी है, क्योंकि शारदा देवी को सबसे ज्यादा महत्व टक राजाओं ने दिया है और खास तौर से कश्मीर के राजाओं ने दिया है। पंजाब को प्राचीन समय में टक देश ही कहा जाता था और पंजाब में लगभग 32% दलित समुदाय की आबादी है। तो यहाँ से ये बात भी आपको समझ में आई होगी। मैं आपको टक राज परिवार के बारे में और जानकारी देता हूँ। मेरे पास बहुत विस्तृत जानकारी है इस राज परिवार की और मैं ये भी जानता हूँ कि आज किस किस जातियों में इनके वंशज मौजूद हैं। प्राचीन समय में बंगाल टकों का दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थान था। आज का जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा का क्या नाम है? टका। उसकी राजधानी ढाका और टका को पाली प्राकृत भाषा में ढाका ही कहा जाता है। प्राचीन समय में बंगाल भी बौद्ध धर्म का गढ़ था और यहीं पर सोमपुरा विश्वविद्यालय था जो तंत्र विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध था। विरूपाक्ष ने इसी सोमपुरा से शिक्षा ग्रहण की थी तंत्र की। टक राज परिवार के लोगों ने पूरे भारत पर राज किया है और चमार जाति के लोग मूल रूप से टक ही हैं। ये नागवंशी भी हैं, लेकिन इन्हें इनके वंश के नाम से नहीं जाना जाता है। इन्हें कर्म के नाम से जाना जाता है, पेशे के नाम से जाना जाता है। चमड़े के जूते और वस्त्र बनाने के कारण इनको चमार कहा गया है। प्राचीन समय में चर्म के वस्त्र ही पहने जाते थे, उनके बिस्तर बनाए जाते थे। भगवान शिव चर्म के वस्त्रों को ही धारण करते थे, लेकिन बाद में इस कार्य को बुरा माना गया और इस तरह से ये टक लोग चमार कहलाए और अछूत कहलाए। यहाँ पर मैं बार बार चमार शब्द को दोहरा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि SC/ST एक्ट के अनुसार इस शब्द को कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर शैक्षणिक दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। टक राजाओं के बारे में एक जानकारी मैं आपको और देता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम सिक्के ढालने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो टक राजाओं ने किया है। इसीलिए सिक्के ढालने वाले स्थान को टकसाल कहा जाता है। टकों की अपनी लिपि थी, अपनी भाषा थी। तो टकों के बारे में मैंने आपको बहुत सी जानकारी दी और एक जानकारी देता हूं जिससे आपको ये पता लगेगा कि टक राजवंश के वंशज कौन कौन हैं। इस बात का आपको यहां से पता लग जाएगा। टाक क्षत्रियों के महत्वपूर्ण गोत्र यहाँ पर मैं पूरा तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें आपको मैं बता देता हूँ। गोत्र का नाम है अंडोरिया, आंध्र शब्द का विशेषण, इसको आपको ध्यान रखना है। वाथ, वाथोन, भाट, भाटी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यादवों का एक जाति नाम जो जैसलमेर के शासक थे उनकी यहाँ पे बात हो रही है। हर जगह के भाट, भाटी ये टाक नहीं है। चौहान, यहाँ पर किस चौहान की बात हो रही है? उड़ीसा का खरियार राजवंश, ये नागवंशी हैं। जो चौहान राजपूत हैं उनकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। चेमा अथवा चीमा ये भी टाक परिवार का हिस्सा हैं। दर्जी, डोगरा जो राजपूतों में आते हैं। गहरवार जो कन्नौज के गहड़वाल हैं वो। गबहार, इनके बारे में कोई जानकारी इन्होंने नहीं लिखी है। जस्सल, जाट, लेकिन जाट नहीं है, इसी कारण इन्होंने यहाँ पे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी है। जाटों का संबंध शकों से है, ये आपको ध्यान रखना है। ककर, कलाल, कंधारी, कनेद, कोरी, कोरी को कोली और मेघ और मेघवाल ये एक ही लोग हैं। ये भी टक राज परिवार के ही लोग हैं। कनौजिया जिनका संबंध गहड़वालों से है ये भी टक राज परिवार के ही लोग हैं, नागवंशी लोग हैं। आगे और देख लो। कानपुरी, खस, टका जो तक्षक हैं वो। खखर जिन्हें कुछ जगहों पर कारस्कल लिखा जाता है। लोधी ये भी टक राज परिवार के ही लोग हैं। बहुत समय पहले कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने लोधी जाति का इतिहास पूछा था। लोधी लोग कौन हैं? ये टक राज परिवार के ही लोग हैं। लारा, अब यहाँ पे महार, मेहरा, मेहतर सातवाहनों से उत्पन्न जाति यानी सातवाहनों के वंशज। महार, मेहरा, मेहतर ये एक ही लोग हैं, अलग अलग लोग नहीं
नहीं है, ये भी टक परिवार के ही लोग हैं। तो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर ने अगर स्वयं को अशोक का वंशज बताया है तो उन्होंने गलत नहीं बताया है। ये लोग भी अशोक के वंशज स्वयं को कह सकते हैं। यहाँ पर जिन जिन जातियों के नाम हैं, ये सारी जातियां स्वयं को अशोक का वंशज कह सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पे इनके संबंध मौर्यों से हैं। अभिलेखीय प्रमाण हैं उनके। मेर, मादर, मालवन, मोर, नागर। यहाँ पर मोर जो है ये पातालपुरी की शाखा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और मेर जो शब्द है वो महारों का एक अन्य रूप मान लो। आजकल कुछ लोग मेहरा भी लिखते हैं। मेहरा लोग कौन है? जो राजपूतों में आते हैं, लेकिन हर जगह नहीं आते। अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग जातियों में गिने जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर के पास एक महारकला गांव है, उसका आप लोग इतिहास पढ़ें तो उसका नाम महारकला ही क्यों है और उसे किसने बसाया था, उसका इतिहास आप लोग पता करना। और ये भी पता करना कि महार इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये सब टक परिवार के लोग हैं। ये अलग लोग नहीं हैं, ये तो धार्मिक लोगों ने हमें बांट रखा है कई जातियों में, और उन्हीं ने ऊंच नीच की भावना लोगों के अंदर डाली है। राजस्थान में आज भी महारो शब्द का खूब प्रयोग किया जाता है। महारो बेटो, वो शब्द आज भी आम जनता में प्रचलित है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई होगी। मोर, नागर, नीला, पाल। तो पाल लोग भी अपने आप को अशोक का वंशज कह सकते हैं, मौर्य वंशी कह सकते हैं। बिहार तो पालों का गढ़ रहा है। पाल राजाओं ने वहां पर कई 100 वर्षों तक राज्य किया है। पनवार, पवार ये लोग भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमार लिखा है इसको थोड़ा सा समझना है। परमार जो राजवंश है वो एक अलग राजवंश है, लेकिन पवार, पनवार, पनवर, तंवर ये लोग अलग हैं। यहाँ पर इस चीज को समझना है। राजऋषि, शासक वर्ग जो शासक भी थे और पुरोहित भी थे, वो लोग भी टक परिवार के ही लोग हैं। रंगराज, राठौर, राठी, सलोतरी, टाक, बट्टू ये सारे लोग टक राज परिवार के ही लोग हैं। आज ये कई जातियों में बटे हुए हैं। कुछ राजपूतों में आते हैं तो कुछ अछूत जातियों में शामिल हैं, लेकिन एक ही लोग हैं। बुद्ध के वंशज तो कोई हो नहीं सकते, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के पुत्र थे राहुल। राहुल ने विवाह किया नहीं था, तो उनका तो कोई वंशज हो ही नहीं सकता। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं, उनका दावा पूरी तरह से यहाँ पे खारिज हो जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, तो राम के वंशज मिश्रा ब्राह्मण हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दे दी। राम के वंशज आजकल जो कहते हैं वो नहीं है। इसीलिए मैं श्री राम के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आजकल जो लोग क्लेम करते हैं उनके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है। और मैं श्री राम पे तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक सामने वाले लोग जिनसे मैंने प्रश्न पूछे हैं वो मुझे स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देते। अगर आपको ये पता करना है कौन किसका वंशज है तो उसके गोत्र देखिए, क्योंकि व्यक्ति सरनेम चेंज कर सकता है, गोत्र नहीं। तो जिसके जिससे गोत्र मैच होते हैं वो उसी का वंशज है, क्योंकि बड़े राजाओं और महापुरुषों के नाम पर ही गोत्र चलते हैं। इसीलिए अपने अपने गोत्रों के बारे में देखो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कई जातियों का इतिहास आप लोगों को बताया, और प्राचीन काल में ये सभी लोग नागवंशी टक थे, और टक लोग कई राजवंशों में बटे हुए थे, लेकिन इनके देवता एक ही थे। ये नागों की पूजा करते थे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।